स्वागत है प्रियंका एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर मेरे बचपन के दिन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पाठ है ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है और यह एक संस्मरण है। संस्मरण आप लोग जानते हैं, स्मृति के आधार पर जो रचना की जाती है उसे संस्मरण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो महादेवी वर्मा जी जो स्वयं एक लेखिका है, उन्होंने अपनी बचपन की यादों को इस पाठ के माध्यम से उजागर किया है। तो हम पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम इस पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वह हिंदी साहित्य की लेखिकाओं में सर्वोच्च स्थान रखती हैं। उनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी सन 1929 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन गांधी जी की प्रेरणा से वह समाज सेवा में लग गई और उन्होंने शिक्षा तथा साहित्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। आगे चल के जो महादेवी जी हैं, उन्होंने काव्य में भी रचनाएं की और गद्य में भी रचनाएं की हैं। जो काव्य रचनाएं हैं उनकी मुख्य हैं नीरजा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि। और उनकी जो गद्य रचनाएं हैं वो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां। तो अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं और पाठ कुछ इस प्रकार है। पाठ शुरू करने से पहले आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ आप इस पाठ को पढ़ने के बाद अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत होती है या अपनी किसी भी तरह की राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य कीजिए। तो ये जो पाठ है मैंने शुरू में ही बताया, महादेवी वर्मा जी का एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपनी बचपन की यादों को ताज़ा किया है। महादेवी के खानदान में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। अतः लगभग 200 वर्षों के बाद महादेवी ने परिवार में जन्म लिया, यानी 200 सालों तक इनके परिवार में कोई कन्या नहीं जन्मी थी। 200 साल बहुत होते हैं, यानी उससे इन महादेवी जी से पहले कोई लड़की ही नहीं थी। तो ऑब्वियस है अब लड़की इतने सालों बाद जन्मी है तो उनके पिता ने लड़की की मन्नत मांगी थी कि महादेवी जी के जो पिता थे उन्होंने दुर्गा पूजा करके कन्या मांगी थी कि अब जो हो हमारे घर में एक पुत्री हो। तो ऑब्वियस है जब उन्होंने खुद मन्नत मांग के लड़की मांगी उस जमाने में कि किसी प्रकार का कोई लिंग भेदभाव नहीं है तो उसको कितनी रिस्पेक्ट मिलती होगी। अतः महादेवी को बचपन से ही जो था उनको कोई कष्ट नहीं सहना पड़ा कि भेदभाव हो रहा है लिंग के आधार पर कि वो लड़का है तुम लड़की हो, नहीं, क्योंकि 200 साल बाद लड़की पैदा हुई और मन्नत मांगी गई है तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। उन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ने की सुविधा दी गई। अब उर्दू फारसी बोलने का तो घर का माहौल ही था, साथ ही साथ जो उनके पिता थे वो अंग्रेजी जानते थे, संस्कृत पढ़ने की भी सुविधा थोड़ी बहुत मिल गई। और जो उनकी माता थी उन्हें हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, क्योंकि जो माता थी वो हिंदी जानती थी, वो मीरा जी के पद गाया करती थी। तो जो हिंदी का थोड़ा बहुत वातावरण बना जो लेखिका को मिला वो उनकी माता से मिला। अब महादेवी ने पंचतंत्र और संस्कृत तो पढ़ी। पंचतंत्र कहा जाता है जिसमें नैतिक शिक्षा आपको दी जाती है स्टोरीज के माध्यम से, यानी कोई कहानी है और अंत में आपको उसका मॉरल वैल्यू बताया जाएगा कि आपको नैतिक शिक्षा दी जाएगी। तो पंचतंत्र बहुत अच्छी स्टोरी होती है, ये तो कोई भी पढ़ सकता है। तो महादेवी ने पंचतंत्र और संस्कृत तो पढ़ी किंतु उर्दू फारसी में उनका मन ना रम सका और उनको उर्दू और फारसी में इंटरेस्ट कम बना, जबकि उनके घर का माहौल है उर्दू फारसी बोलने का। जब उनके पिता ने मौलवियों को और जो मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी है जो उर्दू फारसी का ज्ञान देंगे उनको घर पे भी बुलाया, तब भी जो महादेवी वर्मा थी वो उनको देखकर डर गई थी। उन्हें मिशन अब स्कूल की प्रार्थना और वहाँ का वातावरण भी नहीं भाया। अब वो बड़ी हो चुकी है, उनको स्कूल भेजना है तो मिशन स्कूल भेजा गया, यानी क्रिश्चियन स्कूल में, जहाँ पे अंग्रेजी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का राज था तो वो अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देते थे। तो वहाँ का वातावरण भी महादेवी वर्मा को मिशनरी स्कूल का नहीं भाया। उसके बाद वो रोती थी स्कूल जाने में तो उसका स्कूल छुड़वा दिया गया लेखिका का। बाद में 5 साल तक यानी 5वीं तक 4थी तक उसको घर पर ही पढ़ाया गया और बाद में जो एक स्कूल था जो था क्रॉस वेस्ट गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पर लेखिका का एडमिशन कराया। और एडमिशन भी किस बेस पे हुआ, यानी जो अभी तक उन्होंने पढ़ाई अपने घर पे किया उसके बेस पे जो एंट्रेंस हुआ होगा उस एंट्रेंस के बिहाफ पे उनका 5वीं कक्षा में उस कॉलेज में हो गया। अब यहाँ हिंदू और ईसाई दोनों जातियों की लड़कियां थी और भोजन में भी प्यास नहीं मिलता था, यानी जिस तरह का वो सात्विक भोजन अपने घर पे ग्रहण करती थी, जिस तरह के उनके घर का वातावरण था, सेम वैसा ही वातावरण लेखिका को यहाँ कॉलेज में मिल गया तो उनका स्कूल में मन लग गया।
क्योंकि पहले जो मिशनरी स्कूल था उसमें उनका मन नहीं लगा, वो वहाँ रोती थी जाने के लिए। लेकिन ये जो क्रॉसवर्ड गर्ल्स कॉलेज था उसमें उनका मन लग गया और वो वहाँ पर रह गई, मतलब वो छात्रावास था, हॉस्टल था, और वो वहाँ पर रहने लगी। अब आगे चल के जो महादेवी वर्मा जी है अपने हॉस्टल के बारे में बता रही है, अपने छात्रावास के बारे में बता रही है कि जो छात्रावास था, हर कमरे में 4 छात्राएं रहती थी, यानी एक-एक रूम अलॉट होता था और हर एक रूम में 4 लड़कियां गर्ल्स रहती थी। तो महादेवी के कमरे में रहने वाली एक सीनियर छात्रा भी थी और वो कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये नाम भी आपके लिए पहली बार नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की भी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, रचनाएँ आपने सुनी होंगी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान भी हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध लेखिका रह चुकी हैं। तो वो इनसे 2 साल सीनियर थी और वैसे अगर लेखिका 5वीं में है तो वो 7वीं में थी। वह कविता लिखती थी। महादेवी की माता भी भक्ति गीत लिखती थी और गाती थी। तो जो लेखिका थी कि उन्हीं की देखा-देखी महादेवी भी लिखने लगी थी। लेकिन जो महादेवी थी वो छिप-छिप कर लिखती थी, क्योंकि जो उनकी माता थी बहुत ही भक्ति प्रवृत्ति की थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। तो ये जो लिखने का हिंदी और संस्कृत, ये लेखिका को गुण जो है अपनी माँ से मिला। लेकिन महादेवी जो थी खुलकर नहीं लिखती थी, छिप-छिप कर लिखती थी। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान का जो था अपने इस कॉलेज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि वो लिखती थी, कविताएँ लिखती थी, तो उनका काफ़ी सम्मान था। इधर सुभद्रा कुमारी हिंदी खड़ी बोली लिखती थी और जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो खड़ी बोली का प्रयोग करती थी जब अपनी रचनाएं लिखती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चला कि महादेवी वर्मा भी छिप छिप कर लिखती है। तो उन्होंने क्या किया, महादेवी की कॉपियां ढूंढकर उनकी कविताएं खोजी कि कहाँ वो लिखती है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी, एक ही रूममेट थी। और जब उनको पता चला ये भी लिखती है तो उसने उनकी कॉपियां ढूंढी महादेवी जी की, सुभद्रा जी ने, और सारे हॉस्टल को बता दिया कि महादेवी भी लिखती है। यानी उन्होंने उसकी क्वालिटी सबके सामने जाहिर कर दी। अभी तक जो महादेवी थी वो छिप छिप कर लिखती थी, लेकिन सुभद्रा जी ने अब सबके सामने जाहिर कर दिया कि महादेवी भी लिखती है। तब से दोनों में और भी ज़्यादा अच्छी मित्रता हो गई, क्योंकि सेम चीज़ में इंटरेस्ट है उनकी, सेम हॉबीज़ है, सेम चीज़ों में उनकी रुचि है, तो उनकी मित्रता और गहरी हो गई। खेल कूद के समय वो दोनों बैठकर तुकबंदी किया करती, यानी जो और बच्चियां थी वो खेलने कूदने में लगी रहती थी, लेकिन ये दोनों कविताएं लिखती और तुकबंदी किया करती थी। और सौभाग्य से क्या होता था कि वो तुकबंदी ये जो कर रही हैं, जो कविताएं लिख रही है, स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छप भी जाती थी। सन 1917 की बात है। उन्हीं दिनों कवि सम्मेलन होने लगे। कवि सम्मेलन क्यों होने लगे? क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था, तो इस वजह से जो था अंग्रेजी को ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहा था। तो साथ ही साथ हमारी हिंदी जो मातृभाषा है वो कहीं पीछे ना छूट जाए, इसलिए हिंदी का प्रचार प्रसार भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। तो इसके लिए समय समय पर कवि सम्मेलन आयोजित होने लगे। तो हिंदी के प्रचार का जो युग था, महादेवी भी सम्मेलनों में जाने लगी, क्योंकि वो भी अब लिखने लगी, वो भी जग जाहिर हो गया, वो भी पता चल गया कि महादेवी भी लिखती है, तो वो भी उन सम्मेलनों में भाग लेने लगी। क्रॉस थ्रेड की एक मैडम उन्हें साथ लेकर जाती थी और उनके कॉलेज की जो एक मैम थी, मैडम, वो उन्हें अपने साथ लेकर उन सम्मेलनों में जाती थी। कवि सम्मेलन के अध्यक्ष हरिओध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर जी जैसे महान कवि होते थे। इन नामों से भी आप अनछुए नहीं है। हिंदी साहित्य में अगर आप घुसते हो या कोई साहित्य पढ़ना शुरू करते हो तो कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको याद रहते हैं या आपने पहले भी सुने होते हैं, तो ये नाम भी उन्हीं में से कुछ हैं। महादेवी अपना नाम सुनने को बेचैनी से प्रतीक्षा करती थी। ऑब्वियस है, उन्होंने भी कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है, तो सबको ये होता है कि हमारा भी कोई रिजल्ट आए, हमें भी कुछ अवार्ड मिले या रिवॉर्ड मिले, तो वो भी प्रतीक्षा करती थी और उन्हें प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। मैक्सिमम उनको फर्स्ट पोजीशन ही मिलती थी, प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। एक कवि सम्मेलन में महादेवी को चांदी का नक्काशीदार कटोरा भेंट में मिला और एक कवि सम्मेलन में उनको ये कटोरा मिला जो था चांदी का। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन आए। अब जो ये आनंद भवन है ना, ये भी हिंदी के प्रचार प्रसार में केंद्र बन चुका था उस समय। तो गांधी जी को तो वहाँ पहुँचना ही था, क्योंकि गांधी जी भी एक भारतीय थे और वो भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे थे और तरह तरह के आंदोलन भी वो चला रहे थे। तो आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का उस समय केंद्र बन चुका था। महादेवी तथा अन्य छात्राएं रोज अपने जेब खर्च में से कुछ धन एकत्र करके देश हित में अर्पित किया करती थी। महादेवी ने बापू को पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा दिखाया। बापू महात्मा गांधी जी। बापू ने कविता तो नहीं सुनी, हाँ वह कटोरा अवश्य रख लिया, और उन्होंने सुना नहीं कि उसको किस कविता पे कटोरा मिला, ये किस कविता
ऐसी क्या कविता या इसने ऐसा क्या सुना है जिसकी वजह से इसको ये उपहार मिला। उन्होंने वो कविता नहीं सुनी, उन्होंने वो कटोरा रख लिया। महादेवी उस कटोरे को भेंट करके प्रसन्न हुई और महादेवी ने उस कटोरे को बापूजी को देकर यानी भेंट स्वरूप उनको अर्पण करके वो बहुत प्रसन्न हुई। यानी देश के इतना बड़ा एक स्वतंत्रता सेनानी है जिसका नाम सब जगह विख्यात है, प्रख्यात है, सब जानते हैं और उसके लिए वो देना बहुत ही प्राउड, बहुत ही गर्व की बात थी। छात्रावास में ज़ैबुन नाम की एक मराठी कन्या महादेवी का साफ सफाई का काम कर देती थी। वह हिंदी और मराठी की मिली-जुली भाषा बोलती थी। वहाँ एक उस्तानी बेगम भी थी जिसे उसकी मराठी पर ऐतराज़ था। यानी वहाँ पे एक और लड़की थी जिसको मराठी भाषा से ऐतराज़ था और वो मुस्लिम थी। परंतु ज़ैबुन कहती हम मराठी है तो मराठी ही बोलेंगे। ऑब्वियस है जिसको जो अपनी भाषा आती है वो वही बोलेगा। तो वो मराठी बोलती थी। उन दिनों छात्रावास में सांप्रदायिकता नहीं थी, यानी किसी प्रकार का कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं था। अवध से आई लड़की अवधी बोलती थी तो बुंदेलखंड से बुंदेली, यानी ऐसा कुछ नहीं था कि आप यहाँ आए हो तो हिंदी बोलो। या हमें ये समझ आता है जो जिस लैंग्वेज में जो जिस बोली में कंफर्ट अपने आप को महसूस करता है वो बोली बोल सकता है, उसको वो अधिकार था। सब एक ही मेस में खाते थे, एक ही साथ खाते थे, एक ही प्रार्थना करते थे। कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता था कि हमारी भाषा को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, हमको तो ये वाली बोली आती है, हम ये क्यों बोले। नहीं, ऐसा किसी प्रकार का कोई धर्म के आधार पर, बोली के आधार पर कोई भेदभाव उस कॉलेज में नहीं था। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी ये बताना चाह रही हैं। यानी सब वहाँ पर मिलजुल कर रहते थे। आगे चल के जो महादेवी जी हैं वो विद्यापीठ के बारे में बता रही हैं कि अब वो अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर चुकी हैं और वो अब अपने पड़ोस के बारे में बता रही हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, कि विद्यापीठ में आई तब भी बचपन के संस्कार उसी तरह बने रहे। बचपन के संस्कार मतलब कि जो एक बच्चा होता है ना, उसके अंदर जो संस्कार होते हैं, कहा जाता है माता पिता द्वारा आते हैं। तो माता पिता द्वारा जो संस्कार आते हैं ना, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो जिस वातावरण में रह रहा है ना, वो अगर शुरू से उसी वातावरण में रहा है तो आगे चल के भी उसको उसी चीज़ की आदत हो जाती है। तो ये बच्चों में माता पिता द्वारा जो संस्कार होते हैं, अगर ये अच्छे हैं ना तो ये लाइफ टाइम तक चलते हैं। वो ऐसे उसके दिल में घर कर जाते हैं कि वो चाहकर भी उन संस्कारों को नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर भी जो लेखिका के संस्कार है वो अभी भी उसी तरीके से बने हुए हैं। जिस कंपाउंड में महादेवी अपने बचपन की बात बता रही है वो रहती थी, उसी में जवारा के पुराने नवाब भी रहते थे। उनकी बेगम आग्रह करती थी, यानी जो उनकी वाइफ थी नवाब की, वो उन बच्चों से यानी महादेवी और महादेवी के भाई बहनों से रिक्वेस्ट करती थी कि उन्हें वो ताई कहें। यानी ये एक रिलेशन, एक पड़ोस में भी एक रिलेशन, एक रिश्ता बनाने की जो कोशिश है कि अगर हम मुस्लिम हैं और बच्चे कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, मुझे ताई बोले, और एक रिश्ते बनाने की जो कोशिश है वो शुरू होती है। बेगम के बच्चे महादेवी की माँ को चची जान कहा करते थे। बच्चों के जन्म के दिन, यानी जब उनका जन्मदिन होता था बच्चों का, चाहे बेगम साहिबा के बच्चों का हो या लेखिका के भाई बहनों का या उस लेखिका का जन्मदिन हो, एक दूसरे के यहाँ मनाए जाते थे। राखी पर बेगम साहिबा अपने बच्चों को तब तक पानी भी नहीं देती थी जब तक कि महादेवी उन्हें राखी ना बांधे। यानी वो एक, यहाँ पे बात की जा रही है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, सब एक परिवार की तरह रहते हैं कि एक कंपाउंड में तो सब एक परिवार है। सिर्फ परिवार घर के अंदर जो लोग हैं जिनके साथ ब्लड रिलेशन है वही सिर्फ परिवार नहीं है, परिवार है पूरा कंपाउंड, पूरी सोसाइटी। तो एक रिश्ता क्रिएट हो जाता था और धर्म का भी कोई भेदभाव नहीं होता था। वो मुस्लिम महिला होकर भी अपने बच्चों को भूखा प्यासा रखती थी जब तक कि महादेवी उसके बच्चों को राखी नहीं बांध देती थी। इसी भांति मुहर्रम पर इसके लिए भी वस्त्र बनते थे और जब उनका मुस्लिम त्योहार आता था तो ये जो बच्चे हैं महादेवी और उसके भाई बहन, इनके लिए भी उस समय कपड़े वगैरह वो बनवाती थी। यानी यहाँ बात वही हो रही है कि भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है, ना धर्म का ना जाति का, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सब एक दूसरे के साथ एक अच्छे रिश्ते की तरह रहते हैं। आगे चल के बताती है महादेवी वर्मा कि जब महादेवी का छोटा भाई पैदा हुआ, जन्म हुआ, तो जो बेगम साहिबा थी उन्होंने महादेवी के पिता से कहकर नेग लिया कि रिश्ते की तरह कि मैं बड़ी हूँ, मैं ताई हूँ, और ताई बनकर कपड़े आदि उस बच्चे को भेंट स्वरूप उन्होंने दिए। यानी एक रिश्ता उन्होंने बनाया है। उनका नाम मनमोहन भी बेगम साहिबा ने रखा और महादेवी के भाई का नाम बेगम साहिबा ने ही मनमोहन रखा। वही मनमोहन वर्मा बाद में जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी।
परंतु हिंदी और उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी, अब वह सपना हो गई है। यानी यहाँ पे बात कर रही हैं कि जो पहले था ना समय, वो बिल्कुल अब बदल चुका है, क्योंकि लेखिका अब बड़ी हो चुकी हैं। जो बचपन में उन्होंने चीज़ों को फ़ील किया, रिश्तों को महसूस किया है, मित्रता को महसूस किया है, वो अब सपना सा लगती है उनको। वो ऐसा लगता है वो सब लुप्त हो गई है, खो गई है। ये सपना सच हो जाता तो भारत कुछ और ही हो गया होता। और आज जो हमारा भारत है, अगर ये चीज़ अभी तक होती तो भारत आज कुछ और ही होता। उसकी एक अलग ही छवि, उसकी अलग ही पहचान होती। चाहे भारत ने अपना एक नाम बना लिया है, अपनी एक पहचान बना ली है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य है, जो है रिश्तों की कमी। जो धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जो जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, वो पहले नहीं था, लेकिन अब वो होने लगा है। तो पाठ यहाँ समाप्त होता है और आशा करती हूँ पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए छात्रों, बिना किसी देरी के हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ है कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। यानी प्रश्न उस समय का है जब लेखिका की, यहाँ कोटेशन है, लेखिका अपने बारे में बता रही थी, जब मैं पैदा हुई तो बहुत खुशी मनाई गई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा है। इस कथन के आलोक में आप ये पता लगाइए कि इसके दो ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, और दूसरा, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की स्थितियां कैसी। यानी जब लेखिका 1900 के समय आसपास पैदा हुई थी, जब हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय लड़कियों की क्या स्थिति थी, और आज जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो आपको आधुनिक युग के समय के अनुसार बताना है कि आज के समय में लड़कियों की स्थितियां कैसी हैं। तो पहले हम लेखिका के समय की बात कर लेते हैं कि उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। आज भी कुछ खास सुधरी नहीं है, लेकिन उस समय कुछ ज्यादा ही दयनीय स्थिति थी। प्राय उन्हें जन्म होने से पहले ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था, यानी दुख का माहौल बन जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती है, बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता, सब चुपचाप विदा हो जाते। ये लेखिका की, महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। यानी वो बता रही हैं कि किसी के घर में अगर बच्चा होने वाला होता था, उससे पहले ही बैंड वाले वहां आ जाते थे। वो वेट करते थे लड़का हो, लेकिन जैसे अगर उनको खबर मिलती कि उस घर में लड़का ना होकर लड़की हुई है, तो वो वहां से चले जाते थे। ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयां जो थी उनका पनपना स्वाभाविक था। तो इस प्रकार अभी हमने 1900 के यानी लेखिका के समय की बात की। अब हम आज के समय की बात करते हैं। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली है, पूरी तरीके से नहीं बदली है। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का भी उसी तरह स्वागत करते हैं जैसे लड़के का किया जाता है। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। ये पॉसिबल ही नहीं है। आज जितनी भी भ्रूण हत्याएं हो रही है, भ्रूण हत्याएं मतलब फीमेल फेटिसाइड, यानी पेट में ही अगर किसी को पता चल जाए बच्चे के लिंग का, सेक्स का, कि वो लड़का है या लड़की है, तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है। देश में लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि महानगरों में सबसे कम लड़कियां हैं। वहां ना शिक्षा कम है, ना धन वैभव है। वास्तव में लड़कियों के जन्म को रोकना वहां के निवासियों की मानसिकता पर निर्भर करता है। ये लोगों की सोच पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा इंसान भेदभाव ना करता हो या अनपढ़ इंसान भेदभाव करता है। ये लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? सबसे बड़ा कारण यही था, पाठ में मैं बता चुकी हूँ, लेखिका का इंटरेस्ट नहीं था। छात्रों देखो, जब तक आपका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होगा, एजुकेशन को तो, पढ़ाई लिखाई को तो छोड़ ही दीजिए कि आप सोच रहे हो मैम बात कर रही है। पढ़ाई में तो देखो बहुत ही 1% बच्चा होता होगा जिसको पढ़ना अच्छा लगता होगा, मेरे हिसाब से। वो भी शायद मैं गलत बोल रही हूँ। पढ़ना देखो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो वो आपकी हॉबी नहीं है, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है। आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो आपको लेनी है।
लेकिन यह हॉबीज की बात कही जा रही है। तो इसी प्रकार जो लेखिका थी उसको लैंग्वेजेस तो आती थी, भाषाएं तो आती थी, लेकिन उर्दू फारसी में उसका कम इंटरेस्ट था। तो इसी वजह से सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि वो नहीं सीख पाई। और जब उसके पिताजी उसके लिए मौलवी साहब घर ले आए कि उसको उर्दू फारसी सिखा देंगे, तो वो चारपाई के नीचे जाकर छिप गई। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। सबसे पहला तो यही था कि उसकी माँ जो थी हिंदी से प्रेम करती थी, उनको लेखन गायन के शौक का उन्होंने वर्णन किया है। वह हिंदी तथा संस्कृत जानती थी, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। देखो कई चीज होती है जेनेटिक, जो पेरेंट्स को पसंद होता है वो बच्चों को भी, तो सेम लेखिका के साथ भी यही हुआ। जो उसकी माँ को भाषा का शौक था, जो उसको आती थी, वही लेखिका को भी आती थी। लेखिका को उर्दू फारसी में कम इंटरेस्ट था। महादेवी की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद गाती थी। प्रभाती गाती थी, यानी सुबह जल्दी उठकर गाए जाने वाले भजन। शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी, यानी रचनाएं भी किया करती थी अपने शौक के तौर पे। चौथा प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों बताया है। सबसे बड़ा हमें क्वेश्चन समझने हैं कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि आजकल जो समाज है वो फ्लैट सिस्टम में सिमट कर रह गया, यानी सब अपने फ्लैट से फ्लैट मतलब रखते हैं। किसी को नहीं पता हमारे सामने वाले फ्लैट में या हमारे ऊपर या नीचे वाले फ्लैट में क्या हो रहा है। तो उस समय जब लेखिका एक जो पूरा जिसको हम क्वार्टर कह सकते हैं, पूरा एक कस्बा कह सकते हैं, जो एक फैमिली की तरह रहता था, तो उस स्थिति की बात हो रही है कि उस समय और आज की स्थिति में क्या अंतर है। तो जवारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध जो थे सगे संबंधियों से भी बढ़कर थे। आजकल तो जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार वाले हैं, उन्हीं से इतना रिश्ता अच्छे से नहीं बन पाता है। जवारा की बेगम ने ही इनके भाई का नामकरण भी किया। महादेवी वर्मा के भाई जब पैदा हुए थे उनका नाम भी इन्होंने ही रखा था। वे हर त्योहार पर उनके साथ घुल मिल जाती थी। ऐसे आत्मीय संबंधों की आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ इतने क्लोज थे। आजकल तो जो हिंदू और मुस्लिम है वो भी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। सब जगह नहीं होगा, 100% नहीं होगा, पर कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। अगर आपको प्रश्न उत्तरों में भी कोई दिक्कत हो या इससे हटकर कुछ अलग प्रश्न आपको मिलता है जिसका उत्तर आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगी। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।